IPCH राकेश कुमार जी से, जो बेसिकली इंडस्ट्री को पूरा यहाँ तक लाने में उन्हीं का काम है, उन्हीं का सब पूरा प्लीज सर। सबसे पहले आज के हमारे अतिथि प्रेस एंड मीडिया से पधारे हुए सभी प्रतिनिधि, जो हमारी बात को, हमारी आवाज़ को और हमारे व्यवसाय से संबंधित सभी बातों को पूरे देश में और सरकार तक पहुँचाते हैं, आपका आने का धन्यवाद। आज के इस मौके पर, जो कि हमारे लिए, जिसे हम ज़्यादातर हस्तशिल्प का महाकुंभ के नाम से जानते हैं, ILGF दिल्ली फेयर, उसके आयोजन में पूरे देश से जितने भी हमारे दिग्गज प्रतिनिधि हैं वो सब आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। हमारे देश में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी से लोग पधारे हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री राजकुमार मल्होत्रा, जो कि न केवल IPCH में बल्कि FIO में भी बड़े ओहदे पर हैं और प्रधानमंत्री के समक्ष समय समय पर, वित्त मंत्री के समक्ष समय समय बातें रखते हैं। आपके गाइडेंस में हमारी इंडस्ट्री इस समय काम कर रही है। अवधेश अग्रवाल जी, जो कि बतौर पहले ऐसे हमारे अध्यक्ष हैं जो कि 2 बार लगातार हैंडीक्राफ्ट फेयर के अध्यक्ष रहे। हमारे यंग एनर्जेटिक वाइस चेयरमैन श्री नीरज खन्ना जी, बहुत ही हम्बल, जिन्होंने ये नहीं बताया कि इनके डिज़ाइन पूरे वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि खास तौर पे बड़े डिज़ाइनर्स इनके डिज़ाइन ले जा करके बेच रहे हैं। रविंद्र नाथ जी, दीपक गुप्ता जी, सलमान साहब, करण जेठवानी जी, जो ऑल द वे बॉम्बे से आए हैं और एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में इंडिया में भी काम कर रहे हैं। प्रिंस मलिक जी, जो आप सबसे परिचित हैं। हमारे श्री लेखराज मिश्री जी, भूतपूर्व, नमस्कार आइए, भूतपूर्व हमारे चेयरमैन IPCH के। CP शर्मा जी, जिनको आप जानते होंगे, नोएडा में ही हैं और हैंडीक्राफ्ट और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में सागर मेहता जी, हमारे पहले में पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। श्री नजम इस्लाम जी, जिनको राष्ट्रपति ने डिफेंस, सिविल डिफेंस में उत्कृष्ट पुरस्कार दिया है। नावेद जी और अशोक अरोड़ा जी, और इसके अलावा हमारे दिनेश कुमार जी, और कुछ नाम शायद मैं भूल गया हूँ तो वो सब आप ऐड कर। आप सब लोग यहाँ हैं। मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप अपनी रुचि के हिसाब से आप अलग अलग बातों को लेकर के इंडिविजुअली इनसे चर्चा कर सकते हैं, ताकि आपको एक वास्तव में हमारे हैंडीक्राफ्ट के जो पिछले सालों में विकास हुआ है, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट का सचमुच में प्रमोट एंड सपोर्ट का एक पूरा इरादा हम लोगों ने लगभग 94 में शुरू किया था, जो हम लेके बढ़े हैं, ये सब ना केवल उसके साक्षी हैं बल्कि उसके पार्टनर भी हैं। तो ये सब पार्टनर इन प्रोग्रेस हैं। ये सब लोग अपने साथ आगे बढ़े, उसके साथ संस्था बढ़ी, उसके साथ हमारा क्षेत्र बढ़ा और देश बढ़ा। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर जिक्र करूंगा जो कि हमारे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात से संबंधित बातों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों, पिछले 2 साल का समय जब कोविड का गुजरा, अनप्रेसिडेंटेड टाइम था, इसके साथ ही हमारे यहाँ से अनप्रेसिडेंटेड तरीके से निर्यात भी हुआ। ये बड़ी एक अचंभे की बात है कि कोविड के समय में हैंडीक्राफ्ट का निर्यात बहुत तेजी से बढ़ा, और यहाँ बैठे लोगों से जब आप चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आज तक का उनकी टोटल इनवॉइस वैल्यू नॉन कोविड पीरियड से कोविड पीरियड में उनकी ज्यादा हुई। तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी चर्चा करना जरूरी है। और उसके बाद एकदम से मार्केट आज स्लगिश है। आज एकदम से पूरे निर्यात में, पूरे हस्तशिल्प के निर्यात में ही नहीं, टेक्सटाइल के निर्यात में भी, जिसके लिए कल पीयूष गोयल जी ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति में दिखा था कि अब टेक्सटाइल का निर्यात आगे बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये सब में ऐसा क्यों हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण था, इससे पहले सारा निर्यात लगभग हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर
यानी कि पूरे वर्ल्ड ट्रेड का हस्तशिल्प में हम लोग तो मात्र 3% की भागीदारी लेके चलते हैं, जबकि चाइना की भागीदारी 34% है। तो ऐसे में चाइना टोटल ब्लॉक और बंद था, तो बायर के पास कोई दूसरा प्रावधान नहीं था। उसने इंडिया और ऐसे दूसरे देशों में टोटल अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर डाइवर्ट किए। ये पहली बात थी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये थी कि सभी लोग अपने घरों में सीमित हुए, तो जब घरों में सीमित हुए तो उन लोगों ने माना कि घर से ही प्रोडक्ट जो है उनका, यही उनका ऑफिस है, यही इनका घर है, यही इनका लेयर है, यही इनका प्लेयर और यही इनका गार्डन है। तो उन्हें गार्डन इनटू होम, होम इनटू गार्डन, सब चीजें उन्होंने वहीं दी। तो इसलिए हमारा फर्नीचर भी बिका, हमारी टेबल भी बिकी, हमारा लैंप भी बिका, हमारा हर प्रोडक्ट बिका। और इवन मिडिल ईस्ट में, नजर साहब आपको बाद में बताएंगे कि रशिया में, मिडिल ईस्ट में भी खूब बिका। तो ये एक वजह रही, क्योंकि उस समय हम इन चीजों को लेकर के पूरे वर्ल्ड में हमने इन चीजों की काफी बड़ा तौर पे निर्यात किया, क्योंकि कंज्यूमर ने अपनी डिमांड का पैटर्न बदल लिया। क्योंकि कंज्यूमर ने देखा कि मुझे घर में क्या चाहिए, वहीं से मुझे ऑफिस रन करना है, वहीं से मुझे दिन में खाना है और डाइनिंग भी वहीं करनी है। आमतौर पर ऐसा कंज्यूमर, यूएस का कंज्यूमर, यूरोप का कंज्यूमर अपने घर को नॉर्मली 2 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता है सोने के अलावा, या संडे को इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में वो 7वां दिन जब दीवारों के साथ बात करता रहा तो उसको लगा कि हाँ, घर में कुछ करना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी हमारी खेप उस मार्केट में गई। अब क्या हम माने कि अब चाइना जब खुल गया है और शी जिनपिंग वापस तीसरी बार चाइना के मुखिया के तौर पर आ गए हैं, तो क्या हिंदुस्तान से या बाकी दूसरे देशों से क्या वापस निर्यात नहीं होगा? तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगा। पिछले दिनों जब मैं विदेश में, खासतौर पर फ्रैंकफर्ट में दौरे पर था और कुछ निर्यातकों से जब मैंने कुछ आयातकों से, बड़ों से बात की, तो उनसे बात करके नतीजा ये निकला कि चाइना के लिए अब पूरे वर्ल्ड में इंपोर्ट के बारे में जो नई पॉलिसी इंपोर्टर्स ने बनाई है, वो नई पॉलिसी है चाइना +1। ये नई पॉलिसी चाइना +1 की पॉलिसी का मतलब ये है, पहले इट वाज ओनली चाइना, +1 वाज नॉट नेसेसरी। कहीं कुछ मिल जाता था तो ले लेते थे, हमारे यहाँ से भी उठाते थे, इस फेयर में उठाएंगे, सैंपल उठाते थे और चाइना भेजते थे और कहते थे वहां डेवलप करा के प्राइस वहां से लेंगे, वहां से प्राइस बैठेगा ठीक, और ले आएंगे। अब पॉलिसी में चेंज ये आया क्योंकि जो चाइना के प्रति लोगों का रवैया, देशों का रवैया, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और इसके अतिरिक्त चाइना में जिस तरह से बातें वहां हुई, और ये सब कोविड के बारे में भी उन पर काफी रहा कि शायद चाइना पर थोपा गया, तो अब वो चाइना अकेला मार्केट में एक्सपोर्टर नहीं बनने वाला है। चाइना +1, इट इज ए मैटर ऑफ चांस, वी हैव आवरसेल्फ टेकन इट दैट वी आर +1। इंडिया में हर आदमी, खासतौर पर ब्यूरोक्रेट सर्कल में लोग ये समझने लगे जब पॉलिसी चाइना +1 बनेगी तो यानी +1 मीन्स इंडिया, जबकि ऐसा नहीं है। +1 कोई भी हो सकता है, +1 इंडिया भी हो सकता है, +1 वियतनाम भी हो सकता है, +1 कोरिया भी हो सकता है, +1 थाईलैंड भी हो सकता है, +1 कोई भी देश हो सकता है। तो हम लोग, पहली बात तो हमारे निर्यातक बंधु इस गलती में ना रहे कि चाइना +1 में हम +1 में एक अपने आप में उसके हकदार बनने वाले हैं, ऐसा हमें कुछ नहीं होने वाला। हमें हमारे यहाँ अब नीतिगत तौर पर बहुत सी चीजों में बदलाव करना होगा। निर्यातकों को आने वाले समय में ये मानना होगा कि बड़ी पाई या एक पाई का बड़ा शेयर अब बाकी विश्व में आने वाला है, लेकिन बाकी विश्व में कौन से देश में आने वाला है और किसके पास आने वाला है, ये हमें निर्धारित करना है। ऐसे में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फैक्ट्री में नवीनीकरण, डिजाइन डेवलपमेंट, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया पैकेजिंग, इसके अतिरिक्त एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब आने वाले समय में है और जिसके लिए वर्ल्ड के बायर अब आने वाले समय में चीजें मांग रहे हैं, वो है कि यूएस में और यूरोप में रिक्वायरमेंट ऑफ द फुलफिलमेंट सेंटर, क्योंकि चाइना ने अपनी पॉलिसी में अपने फुलफिलमेंट सेंटर पूरे यूरोप और यूएस में बनाना शुरू कर दिए हैं। यूएस में तो उनका ऑलरेडी बन चुके हैं, अब वो यूरोप में भी बना रहे हैं।
आपके पास जब समय होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो एक जगह का नाम लिखिएगा, चाइना की जगह है YIWU, उसको कहते हैं ईवू से कल मेरे साथ कंटेनर कॉर्पोरेशन के एक बहुत बड़े अधिकारी, मतलब CMD के नेक्स्ट, वो मेरे साथ थे शाम को एक फंक्शन में। तो बात होने लगी कि साहब इस बार सबसे बड़ी समस्या आई थी कंटेनर के डिब्बे नहीं मिले, तो लोग हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। तो कहने लगे साहब हम सोच रहे हैं कंटेनर बनाएं। तो मैंने कहा कंटेनर बनाने से काम नहीं होगा, शिपिंग तो नहीं है हमारे पास इंपोर्ट ही नहीं है, तो शिप ही नहीं आते हमारे बंदरगाह पे, तो क्या होगा। तो ये सब स्थिति में हम फंस गए हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के हमें ये देखना है कि क्या हम लोग अपने बायर को, ये जो एक 90 दिन का टाइम है, ये 90 डेज का टाइम है, जिसमें 45 दिन प्रोडक्शन और 45 दिन सेलिंग टाइम, यानी इंडिया से सेल होकर के प्रोडक्ट जब यूएस में पहुंचता है उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है। 90 डेज को चाइना ने कम करके उसे 3 डेज कर दिया। उसे 3 डेज कैसे किया? सामान उसने यूएस में जगह जगह इन्वेंट्री क्रिएट करके वहां वेयरहाउसेज में डाल दिया। बायर सामान मांग रहा है और जिट की टेक्नोलॉजी, मतलब जिट सिस्टम, जस्ट इन टाइम, तो उन्हें 3 दिन में जस्ट इन टाइम में वो सामान दे रहा है। ना बायर का रिस्क, ना बायर का इन्वेंट्री रुकना, ना बायर को जितना खाली हुआ उतना रखा, ना वेयरहाउसिंग की जरूरत है। तो जब ऐसी स्थिति में वो लोग काम कर रहे हैं तो हमारा निर्यातक भी इस दिशा में काफी सोच रहे हैं। EPCH इसमें काफी आगे आ चुकी है और मैं समझता हूँ EPCH के कर्णधार आने वाले कुछ वर्षों में आपको अच्छी खबर देंगे। हमने यूएस में एक ऐसी पहल की है और ऐसी पहल बाकी यूरोप में भी हम करने वाले हैं। मैंने आपको ईवू की बात बीच में छोड़ दी। ईवू एक वहां के शहर का नाम है जो शंघाई से 3 घंटे के रास्ते दूरी पर है। पूरी चाइना को हम लोग फैक्ट्री मानते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट फैक्ट्री इटसेल्फ इज कॉल्ड चाइना, कहेंगे वो मिल जाता है। और जब आप जाएंगे तो बड़ी व्यवस्था से मिलता है, प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन ईवू इज द शोरूम ऑफ द एंटायर फैक्ट्री। जैसे हमने यहाँ हैंडीक्राफ्ट के पूरे कंट्री का शोरूम 900 परमानेंट शोरूम एक्सपो मार्ट में बना दिए, ईवू में आप अगर संख्या सुनेंगे, कुमार साहब मेरे साथ गए थे, उनके गवर्नर ने हमें बुलाया था ईवू में, 5 लाख शोरूम, हम लोग 900 शोरूम लेके बैठे, 5 लाख शोरूम है। और अगली आप जो गूगल पे चेक करके देखिए, ईवू से मैड्रिड चाइना ने ट्रेन चला दिया, कार्गो ट्रेन। हर हफ्ते एक कार्गो ट्रेन ईवू टू मैड्रिड जाती है। आपके पास गूगल है, आप खोल के देख लीजिए। 2200 कंटेनर पर मंथ वो लोग ईवू से लोड कर रहे हैं। तो कहने का पर्पस ये है कि आने वाले टाइम में बायर को 2 चीजें चाहिए। पहला सप्लाई चेन रियल टाइम बेसिस पर, और दूसरा प्राइस और क्वालिटी। ये 2 चीजें हम दे देंगे तो वो +1 में जो बड़ी पाई है, अगर हम चाइना को तो हम नहीं कह रहे कि रिप्लेस कर सकते हैं, हमने तो एक प्रयास किया, सरकार देखे तो 900 है, इसको 200 का आगे 4 बिंदी और लगा दे, दूसरे क्षेत्र में भी करें तो वहां बना दे हर जगह। हम तो चाहते हैं, सबका हैंड होल्ड करने को तैयार है। लेकिन अगर सचमुच में इंडिया को हमने ये अपनी फैक्ट्री बनाना है और इंडिया को हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लेस बनाना है, तो वो स्थिति पर हमें चलना पड़ेगा। और जिसके लिए हमारी इंडस्ट्री को अपने विजन को अपने अकेले से हट करके मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक इकट्ठे होकर के हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी का, विश्वकर्मा का सपना, हम लोगों का सपना और आने वाली हमारी पीढ़ियों का सबका सपना साकार होगा। क्योंकि जब तक माल नहीं बिकेगा तब तक कुछ नहीं होगा। माल बिकेगा तो माल बनेगा, जब माल बनेगा तो बाकी सब समस्याओं का हल होगा। धन्यवाद।